सो हम लोग यहाँ से जब कभी मेरे बेटे आगे की तरफ मूव करते हैं तो हम एवोल्यूशनरी थ्योरीज के ऊपर आते हैं। जब कभी आप एवोल्यूशनरी थ्योरी पे आते हैं तो उसने कहा जी जिंदगी के आगाज की बात करते हैं ना जब कभी आप, तो आप कहते हो कि कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कि एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के मुताबिक है। जब कभी आप ये कहोगे ना ओरिजिन ऑफ लाइफ से, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर जो थ्योरी मौजूद है वो है हाइड्रोथर्मल वेंट वाली। यानी यहां पर 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना शुरू हुए हैं। या हम कहते हैं जी आपके पास अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, रेडिएशंस की वजह से स्पॉन्टेनियस जनरेशंस प्रोड्यूस हुई हैं, जो कि ऑपरेन और हाल्डेन की थ्योरी है। ठीक है, यहाँ हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि आपके पास जब कभी ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो क्रिएशनिज्म, क्रिएशनिज्म यानी किसी ने क्रिएट किया है, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज है। जब कभी मेरे बेटे हम लोग प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की बात करते हैं ना, यानी हम जब कभी कहते हैं कि जी एवोल्यूशन की बात करो, सो एवोल्यूशन के अंदर आपके पास आता है मेम्ब्रेन इनविजिनेशन की थ्योरी। ठीक है, मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन की जो थ्योरी है वो असल में यूं आती है कि आपके पास ये एक सेल है और इस सेल के अंदर यूं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट की है और इस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की वजह से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने। बातें तो ठीक लगती हैं, जैसे हम लोग ये कह रहे होते हैं कि आपने कभी थ्योरी पढ़ी होगी जिसको हम लोग नाम देते हैं एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस का, यानी एंडो सिम्बायोसिस की थ्योरी जो कि लेन मार्गलस फीमेल साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की। एंडोसिम्बियोसिस हाइपोथेसिस की थ्योरी है। तो उसका तो ये कहना है कि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आता है, ये डबल मेम्ब्रेन कोई एक लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल ने एक प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया। या हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि किसी एक क्लोरोप्लास्ट की एक मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन वो वहां से आई है, इनर मेम्ब्रेन उस प्रोकैरियोट की थी, उसने ही फिर थैलाकोइड लेयर्स बनाई हैं। ये सारी की सारी एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस है कि ये कभी कोई बैक्टीरिया थे जो किसी एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर हो गए, इस वजह से इनके पास 70s के जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जो सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं, ये बेसिकली किस वजह से मौजूद है, वो इस वजह से मौजूद है कि ये कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे। सो समहाउ दीज आर एवोल्यूशनरी थ्योरी, राइट। सो एवोल्यूशनरी थ्योरी, अच्छा इन एवोल्यूशनरी थ्योरीज में जो बड़ी बेसिक और बड़ी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरीज हैं वो आपके पास या तो बेटे लामार्क ने दी हैं या फिर डार्विन ने प्रोड्यूस की हैं। सो वो कहते हैं जी अगर आप लामार्किज्म को पढ़ते हो तो लामार्क ने बेसिकली दो बातें की। उसने एक बात, तो वैसे तो बहुत सी बातें हैं जो लामार्क ने की हैं। उसका एक कहना तो ये था इन 1809, उसका एक कहना तो ये था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जब कभी आप यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात करते हो तो हम लोग असल में बात ये पढ़ रहे होते हैं कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं बेटे वो डेवलप हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स का आप इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर रहे होते वो अंडर डेवलप फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे किसी एक साइंटिस्ट ने यूं लिखा कि यूज इट और लूज इट, आप इसको यूज करोगे तो डेवलप हो जाएगा, यूज नहीं करोगे तो अंडर डेवलप फॉर्म में रह जाएगा। ये बेटे बातें समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम लोग ये कह रहे होते हैं कि बेटे हम सारी जिंदगी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, ये लंबी तो नहीं हो जाती। दिल का सारी जिंदगी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा तो नहीं हो जाता। या हम लोग किसी चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो वो
वो तो भाई अगर ज़्यादा इस्तेमाल करने से खराब भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो खराब भी हो सकती हैं। हाँ, सो इस वजह से इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि यूज़ करने से चीज़ें डेवलप और अंडर डेवलप रह जाती हैं। अच्छा, उनका एक जो उसकी इसके पे कहने के पीछे जो मोटिव मौजूद था वो ये था कि उसने बहुत से ऐसे स्नेक के स्केलेटन्स देखे थे जो कि पेल्विक पेक्टोरल गर्डल कंटेन करते थे, लेकिन उनके साथ अपेंडेजेस नहीं थे। उसका कहना ये था कि अगर पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल मौजूद हैं तो यहाँ पर अपेंडेजेस भी होने चाहिए, लेकिन अगर अपेंडेजेस यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये इस चीज की निशानदेही है कि इन्होंने इस्तेमाल छोड़ दिया था, इसलिए ये अंडर डेवलप हो गए। जैसे उसने कहा कि फीमेल के जो काफ मसल्स होते हैं, पिंडलियों के जो मसल है, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हील्स का इस्तेमाल करती हैं। या उसने ये कहा कि जो ब्लैक्समिथ्स होते हैं उनके मसल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं कि वो हाइपरट्रॉफी की वजह से स्ट्रांग हो जाते हैं। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज की वजह से स्केलेटल मसल की डेवलपमेंट के ऊपर तो बात की जा सकती है, लेकिन जो दूसरी बात उसने की थी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होती है। हाँ, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो करेक्टर आप गेन करते हो वो करेक्टर आपके बच्चों के अंदर वो इनहेरिट हो जाता है। मतलब ऐसा करने में माना नहीं जाता इस तरह से कि अगर आपके मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर आपके बच्चों के कैसे होंगे। ये तो बेटा तब तक नहीं हो सकता ना जब तक कि ये करेक्टर जेनेटिकली कन्वे ना हो रहा हो। हाँ, जैसे हम ये कह रहे होते हैं कि ऐसा भी नहीं होगा कि आपने हाथों का इस्तेमाल छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता किसी शख्स का हाथ कट जाता है, तो उसका वो वाला स्ट्रक्चर डिटेरोरेट हो जाएगा। नहीं भई, इस तरह से नहीं हो रहा होता। उसका कहना ये था कि शायद जो जिराफ की लंबी गर्दनें हैं, उनके पीछे रीज़न ये थी कि उन्होंने गर्दन के मसल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। इस वजह से वो गर्दनें लंबी हो गई थी। और लामार्क का जो इसके पीछे आइडियोलॉजी थी, जो ख़्याल था, उसका कहना था कि ये ग्रेजुअली लंबी हुई थी। मतलब हर दफ़ा वो इस कोशिश के अंदर थे, क्योंकि ज़मीन पे फूड मौजूद नहीं था, तो सिर्फ़ दरख्तों से फूड लेना पड़ता था, तो वो उसकी हर पैदा होने वाली नस्ल ये कोशिश करती थी और वो डेवलप होती थी। इस वजह से उनकी गर्दनें ग्रेजुअली लंबी होती चली गई। उसके ऊपर बहुत से साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या उस दौर के अंदर जब ज़मीन पे चारा नहीं था, तो क्या सिर्फ़ जिराफ ही ज़िंदा हुआ करते थे और कोई ऑर्गेनिज़्म ज़िंदा नहीं थे, जिन्होंने जिन्होंने और भी कोशिश की हो, उनकी भी गर्दनें लंबी हो गई हों? एनी हाउ, हम लोग इसके ऊपर ऑगस्ट वाइज़मैन ने भी एक्सपेरिमेंट किए और उसने कोई 22 जनरेशन चूहों की पैदा की, जिसके अंदर वो हर चूहे के जनरेशन जब कभी पैदा होती थी उनकी दुमें काट देता था, और उसके बावजूद फिर चूहे दुमों वाले पैदा होते थे। 22 जनरेशंस के बाद वो ये इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई मैंने इतनी जनरेशंस में दुमों को खत्म किया, लेकिन फिर सेम साइज की टेल प्रोड्यूस होती हैं। जिसके ऊपर फिर लामार को चाहने वालों ने इतराज ये किया कि भाई वो करैक्टर डेवलप हुआ करते हैं जो कि आप अपनी चाहत से डेवलप कर रहे होते हैं। जो एक्सीडेंटली खत्म हो जाएँ या एक्सीडेंटली रिमूव कर दिया जाए, वो तो उसके अंदर उसका तो कोई रोल नहीं होता। सो अलबत्ता ये चीज़ें हिस्ट्री में प्लस माइनस के साथ चलती रही हैं, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि करैक्टर सिर्फ़ वो डेवलप हो सकते हैं, जो आपके पास सिर्फ़ वो करैक्टर डेवलप होंगे जो कि अ, आपकी जेनेटिक्स में चले जाएँगे। अच्छा, फिर हम लोग बेटे यहाँ से ऑनवर्ड पढ़ना शुरू करते हैं डार्विनिज़्म को। जब कभी मेरे बेटे हम लोग डार्विनिज़्म की बात करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है 1809 में। डार्विन पैदा हुआ, डार्विन उसी साल में पैदा हुआ जी जिस साल में लमार्क की थ्योरीज़ आई हैं, और लमार्क ने एक बड़ी फेमस बुक दी थी व्हिच वाज़ नेम्ड एज़ अ, फिलॉसफी ऑफ ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजिक फिलॉसफी का नाम उसका था, लेकिन हम उसको अ, स फिलॉसफी ऑफ ज़ूलॉजी से ही लिखते हैं। फिलॉसफी ऑफ ज़ूलॉजी, यानी एनिमल्स की फिलॉसफी क्या है, इसके ऊपर लामार्क ने बात की है। हम लोग ये कहते हैं कि जनाब हम लोग यहाँ से आगे मूव करेंगे
और हम लोग बात पढ़ रहे होंगे डार्विन की, और डार्विन पैदा हुआ 1809 में। कहा यह जाता है कि डार्विन अपने दौर में चूंकि एक बड़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, सो इसको 14 इयर्स के अंदर एक मेडिकल स्कूल में एडमिट करा दिया गया, जहां पर उसने बेसिक प्रिमिटिव मेडिकल नॉलेज गेन करना शुरू किया। लेकिन 2 साल के अंदर उसने किसी एक बच्चे को ऑपरेट होते हुए देखा, और उसने जब यह देखा कि विदाउट एनेस्थीसिया किसी का ऑपरेट किया जा रहा है और ये एक बड़ा तकलीफ दे अमल है, तो डार्विन ने ये डिसाइड किया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा काम नहीं है, और आई एम गोइंग टू क्विट इट। और उसके बाद उसने अपनी घर वालों की मुखालफत के बावजूद, यानी क्योंकि नहीं, उसकी जो फैमिली थी वो फिजिशियंस की फैमिली थी, उसके फादर खुद एक डॉक्टर थे, उसके दादाजान भी एक डॉक्टर थे, एक बहुत बेहतरीन पोइट थे, और वो एक बड़ी रॉयल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उसने इसको क्विट किया और ऑक्सफोर्ड के अंदर थियोलॉजी में एडमिशन लिया। ऑक्सफोर्ड के अंदर थियोलॉजी पढ़ने के दौरान उसने बेसिक स्टडीज के अंदर, बेसिक स्टडीज में, क्योंकि थियोलॉजी वैसे रिलीजियस नॉलेज होता है, लेकिन बेसिक स्टडीज में उसने पढ़ी बायोलॉजी एंड जियोलॉजी, और इस जियोलॉजी में उसका इंटरेस्ट बिल्ट होने लगा। हेंस्लो इसके टीचर थे, जो इसके फेवरेट टीचर थे, और ये अमूमी तौर पे हेंस्लो के साथ पाया जाता था। इसको ये भी कहा जाता था मैन हु वॉक्स विद हेंस्लो। हेंस्लो के अंदर के साथ चलता हुआ जो शख्स आपको मिलेगा वो डार्विन होगा। तो ये आपको आ, आ, उस तरह से कॉमनली, क्योंकि वो भी जियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो इसका भी इंटरेस्ट जियोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा था। तो इनको एक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि एक HMS बीगल रवाना हो रहा था, हर मेजेस्टीज शिप रवाना हो रही थी 1831 में फॉर नेविगेशन पर्पस के लिए। इस आर्मी की एक ट्रिप था जिसके अंदर वो पूरी दुनिया को मैप आउट करने के लिए जा रहे थे। सो डार्विन की वहां पर ड्यूटी ये लगती है कि आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेमेंट वहां का फ्लोरा और फाना चेक करोगे, और आप वहां पर ये देखोगे कि वहां पर कौन कौन से पौधे और कौन कौन से जानवर कौन कौन से जजीरों पे पाए जाते हैं। यानी अगर कभी आर्मी को किसी एक जगह के ऊपर अटैक करना पड़े या किसी एक जगह पे पड़ाव डालने पड़े, तो उनके पास मैप के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि किस जगह पर किस तरह के जानवर पाए जा सकते हैं, जहां से हमें उन्हें खतरा लाक हो सकता है, या कौन सी जगह पर कौन सा फूड उनके लिए मुयस्सर हो सकता है, और कहाँ पर वो रेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से पूरी दुनिया को के साहिल समंदरों को और जजीरों को मैप आउट करने के लिए वो लोग निकले, और उसके साथ डार्विन ने भी अपनी जिंदगी का सफर स्टार्ट किया। अच्छा, डार्विन के लिए मुख्तलिफ जजीरों के ऊपर जाना, वहां से फ्लोरा और फाना को इकट्ठा करने के साथ साथ उसने एक एडिशन ये की कि यहाँ पर वहां के फॉसिल्स को इकट्ठा किया। अब देखें, फ्लोरा एंड फाना जो हैं वो रिलेट करते हैं प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी के साथ, और प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी यानी जो मौजूदा बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, उस मौजूदा बायोडाइवर्सिटी के साथ जब कभी आपने फॉसिल्स को भी स्टडी करना शुरू कर दिया, तो आपके इन दोनों चीजों के दरमियान में आपने किया कंपैरिजन। हाँ, जब कभी आपने इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन किया, तो इस कंपैरिजन का नाम उसने रखा एवोल्यूशन। यानी बेसिकली पुराने फॉसिल आज की जिंदगी, तो पुराने फॉसिल्स आज की जिंदगी से कैसे वेरी करते हैं, यही तो एवोल्यूशन है। अच्छा, अब उसके लिए जो सबसे बड़ा हैरत का मुकाम था, वो असल में मेन एक्वाडोर से, यानी साउथ अमेरिका की मेनलैंड से कोई 965 किलोमीटर अवे लोकेटेड
एक आइलैंड था जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम लोग गैलापैगोस आइलैंड कहते हैं। गैलापैगोस असल में वो आइलैंड था जिसको नाम उसके पास मौजूद बड़े-बड़े जायंट टॉर्टोइस की वजह से दिया जाता है कि यहाँ पर बहुत-बहुत बड़े छिपकले यानी इग्वानास मौजूद थे और ये उसके लिए यूं एक हैरत का मुकाम था कि यहाँ पर मिलने वाले फॉसिल्स वो थे जो कि बेटे साउथ अमेरिकन इम्पैक्ट रखते थे। इस पर उसको एक ख्याल ये आया कि एक बात की थी लाइल ने, और लाइल ने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी के ऊपर। और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी की किताब ये कहती थी कि जिंदगी आपके ये जो जमीन के सारे हिस्से हैं ये कभी एक ही जोन के अंदर पाए जाते थे और इसके अंदर आया है चेंज, यानी ये जमीन फटी है और ये जजीरे इससे लदा हुए हैं। उसको ये ख्याल हुआ कि शायद ये गैलापैगोस और साउथ अमेरिका कभी एक ही जगह पे पाए जाते थे और इसमें ये शगाफ आया है और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं और यहाँ पर जो जिंदगी पाई जा रही है आज वो यहाँ पे कंडीशंस के मुताबिक सरवाइव कर सकती थी। ये चूंकि इससे 965 किलोमीटर दूर चला गया था तो शायद वो वाली जिंदगी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकी क्योंकि उसके लिए शायद वो फूड अपॉर्चुनिटीज एनवायरमेंटल जो कोहिरेंस है वो रही नहीं थी। इस वजह से वो वाली जिंदगी यहाँ पर क्लैश कर गई और वो जिंदगी जो यहाँ पर क्लैश हुई उसके फॉसिल्स मौजूद थे जिनके ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते थे। इट वाज ए ग्रेट बिग क्लू फॉर हिम कि उसने ये कहा कि लाइल ये कहता है कि जो जमीन के आपके पास सारे के सारे जजीरे हैं ये बिल्कुल कभी आज भी आप जोड़ें तो ये जिगसॉ की गेम की तरह जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही खित्ते से टूटे हुए मुख्तलिफ हिस्से हैं। मजीद ये हुआ कि उसको यहाँ पर गैलापैगोस में मिली हैं फिंचेस। अच्छा, ये 13 टू 14 फिंचेस लिखी जाती हैं। सो ये जो आपके पास 13 फिंचेस की बात आप यहाँ पे करते हो, हाँ 14 फिंचेस बेटे आपके पास फेडरल में लिख रहा है वो, मगर ये 14 फिंचेस में कहा यह जाता है कि एक करीबी आइलैंड की आई हुई फिंच है जिसको कुकूज आइलैंड के फिंच का नाम दिया है। ठीक है, सो पीटीबी हमारे पास 13 लिख रही है, हम इसको 13 से चल रहे हैं। उसने ये देखा कि ये वो फिंचेस को लेकर बहुत एक ऑर्निथोलॉजिस्ट के पास चला गया। उसने ये देखा कि ये जो फिंचेस हैं ये मेरे बेटे डिफरेंट तरह की बीक कंटेन करती हैं। कुछ आपके पास यूं बीक्स कंटेन करती हैं, कुछ की बीक यूं होती है। तो मुख्तलिफ तरह की बीक की के ऊपर उसने उसे ये बताया कि इन फिंचेस के लिए मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो कि इंसेक्ट्स खाती हैं। तो उसने जब ये देखा कि इंसेक्ट्स वो फिंचेस खाती हैं जहाँ जिस एनवायरनमेंट में इंसेक्ट मौजूद है वहां पे इंसेक्ट वाली फिंचेस हैं। जो कार्निवोरस प्लांट खाती हैं वहां पर वो वहां पे कार्निवोरस प्लांट मौजूद हैं। जो कि घास फूस खाने वाली फिंचेस हैं या जो ग्रेन्स खाने वाली फिंचेस हैं उस इलाके के अंदर वो ग्रेन्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर उसको ये ख्याल आया कि इसका मतलब ये है कि नेचर ने जिस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करवाना होता है नेचर उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। यानी बेसिकली यहाँ पर एक आइडिया उसको थ्रो हुआ जब वो वापस आता है अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स के बाद इन 1836। तो 1836 के अंदर उसको ये एक आइडिया फ्लॉट किया कि आज हम दुनिया में कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है कि हम अपनी मर्जी से जिसको चाहेंगे ब्रीड करवाएंगे। हमने ये देखा कि हमारे पास 5000 मुर्गियों का फ्लॉक है, उसमें से 15 20 25 मुर्गियां बड़ी मोटी ताजी हैं। हमने कहा सिर्फ ये ब्रीड करेंगी बाकी नहीं करेंगी। हमने इसी तरीके से उन्होंने जो ब्रीड प्रोड्यूस की उसमें भी 20 30 25 मुर्गियां ऐसी थी जो बड़ी मोटी ताजी थी, हमने उनको निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरीके से बेटे हम वक्त गुजरने के साथ साथ ये 35 साल ये काम करते रहे और आज हमने ब्रॉयलर मुर्गी बना ली आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बेस के ऊपर। मैं बड़ी कॉमन सी बात ये कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि बेटे हमारी खवातीन अमूमी तौर पर जब कभी बेटे का रिश्ता देखने के लिए जाती हैं तो वो बड़ी खूबसूरत सी लड़की को देख रही होती हैं। तो बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हाँ, यू आर गोइंग टू ब्रीड, यू आर गोइंग टू टेक वेरी गुड जीन पूल। आप सॉरी वेरी गुड जीनोम आप लाना चाह रहे हो अपने जीन पूल के अंदर
और आप एक अच्छी ब्रीड प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो। हम अच्छी माँ क्यों लेकर आते हैं? इसी वजह से लेकर आते हैं कि भाई एक अच्छी नस्ल पैदा हो सके। सो बेसिकली जो अपीयरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर सिलेक्शन होती है वो हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। उसको यहां से आइडिया थ्रो किया नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर ने जिसको सेलेक्ट करना होता है वो उसकी फूड पैदा कर देती है। और नेचर बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है एवोल्यूशन की, राइट। ये मैं कुछ लाइंस आपको भी लिखवाता हूं, लेकिन यहां पर हम कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए फिर माल्थस का एसे एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बनता है, क्योंकि माल्थस ये कहता है कि आपके पास पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है। सो वो बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। वो ये कहता है कि आपके पास किसी जगह पर जो फूड या रिसोर्सेज बढ़ते हैं, फूड बढ़ने की जो रेशो है वो है अरिथमेटिक, यानी वो फूड बढ़ रहा है 1, 2, 4, 6, 8, 10 की रेशो से। लेकिन पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो यूं नहीं बढ़ती। पॉपुलेशन बढ़ने की रेशो ये नहीं होती। पॉपुलेशन बढ़ने का अंदाज जो है वो एक्सपोनेंशियल है। सॉरी, वो है 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। यानी आप देखें कि शुरू शुरू में जितनी फूड होती है उतनी आबादी होती है, फिर जितनी फूड है जितनी आबादी है, फिर फूड है फिर आबादी है। फिर एक वक्त आपके पास ये आता है कि आपके पास ना बेटे नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, फूड कम हो जाती है। नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, फूड उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही होती है। उसका ये कहना था कि दुनिया में कैटास्ट्रोफीज क्यों आती हैं, ज़लज़ले क्यों आते हैं, तबाहियां क्यों आती हैं, क्योंकि कुदरत ये चाहती है कि जब कभी आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो इस पॉपुलेशन को रिड्यूस करती है। क्योंकि कई 100 सालों तक आपके पास दुनिया की आबादी 1 करोड़ के करीब, सॉरी 1 अरब के करीब रही है, उससे बढ़ी ही नहीं है। ये तो पिछले 200 सालों के अंदर आबादी 8 अरब से एक्सीड कर गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आपके पास फूड फूड बहुत ज्यादा मौजूद है, आपके पास उसको ग्रो करने के कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। आज दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जिनके पास इतना फूड मौजूद होता है कि जो गरीब ममालिक को फूड देने को के तैयार नहीं होते और वो समंदर में जाकर उसको फेंक देते हैं। इतना फूड दुनिया के अंदर आज मौजूद है। सो उसने कहा जी आपके पास आबादी जो बढ़ती है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ती है। एक वक्त वो आता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब कभी मेजर कंपटीशन होते हैं तो दुनिया में आफात आती है, कोरोना आता है, दुनिया में जलजले आते हैं, तो आबादी कम हो ताकि दोबारा से फूड और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको हम लोग कोहिरेंस के अंदर चला सकें। ये पॉइंट भी उसको बहुत ज्यादा हिट किया, और उसने यहाँ पर फ्रेमवर्क किया एक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। उसने कहा कि आपके पास जब कभी भी एवोल्यूशन प्रोसीड करेगी सबसे पहले होगी ओवर प्रोडक्शन। जो स्पीशी इवॉल्व करती है वो ओवर प्रोडक्शन करती है। जब कभी वो ओवर प्रोडक्शन करती है इट लीड्स टू वेरिएशन। आपके पास उसके वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है। हम कहते हैं, और वेरिएशन असल में रॉ मटेरियल एवोल्यूशन का। हाँ, मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मैं ये कह रहा होता हूँ कि बेटे अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन, या दूसरे लफ्जों में एवोल्यूशन प्रोसीड्स ऑन पॉपुलेशन, जी,
resultant of evolution is species. फिर ultimate source of evolution is mutation. Raw material for evolution is variations. Driving force of evolution is natural selection. These are very important lines, right? उसने कहा जी वेरिएशन आती है, जब कभी आपके पास बेटे वेरिएशंस आती हैं, सो वेरिएशंस लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन होगी, वेरिएशन हो गई, आपके पास आबादी ज्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती है, रिसोर्सेज कम होते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, कंपटीशन जब बढ़ता है तो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होता है। ठीक है, वो सर्वाइव करता है जो फिट होता है वहां पर। ठीक है, और अगर यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, बेटे वो कर रहे हैं ठीक, आ जाता नजर। ठीक है, वो कैमरा एडजस्ट कर रहे हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होता है। और हम लोग लास्ट पे ये बात करते हैं कि नेचर ऑपरेट करती है, नेचुरल सिलेक्शन होती है, उसके मुताबिक एवोल्यूशन होती है। अच्छा, ये बातें डार्विन ने की और उसने कहा कि उसने बात की थी ओरिजिन ऑफ स्पीशी के ऊपर, कि आपके पास एक नई स्पीशी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऊपर बात की थी। ठीक है, अब हम ये कहेंगे जब आप कभी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात करते हो तो उसका कहना यह था कि ये जिंदगी असल में दरख्त की शाख की तरह है, एक ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ये अपनी बेस पे कॉमन इंसेस्टर कंटेन करते हैं और ऐसे ही जिंदगी की बायो डाइवर्सिटी आपके पास मौजूद है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की थी। ठीक है, मोर ओवर हम लोग इस तरफ आते हैं कि आज हम लोग ये कहते हैं कि डार्विन बाकी तमाम बातों से वाकिफ था, लेकिन वो चूंकि जेनेटिक्स से वाकिफ नहीं था, तो आज हम ये कहते हैं कि जब कभी आप मैंडलिज्म को मिलाते हैं डार्विनिज्म के साथ, तो ये बनती है नियो डार्विनिज्म। दिस इज नियो डार्विनिज्म। ठीक है, इसको हम लोग नियो डार्विनिज्म कहते हैं। अच्छा, गो के डार्विन के साथ एक और बहुत मशहूर साइंटिस्ट विलिस भी मौजूद था, जिसने डार्विन से पहले काम किया, लेकिन व्हाई देन डार्विन इज टू मच एक्नॉलेज, बिकॉज बेटे डार्विन ने 1809 से लेकर 1859 तक सिर्फ इसके ऊपर काम, यानी सॉरी मैं यहाँ पर करेक्शन करूंगा कि आपके पास 1836 से लेकर उसने
काम किया है 1836 से लेकर 1859 तक उसने सिर्फ इस थ्योरी के ऊपर काम किया। उसके पास इतने ज्यादा एविडेंसेस मौजूद थे, इतने ज्यादा एविडेंसेस मौजूद थे कि उन्होंने इस वजह से डार्विन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। एनी हाउ, हम लोग जब कभी यहाँ से आगे पढ़ते हैं तो हम लोग आ रहे होते हैं टुवर्ड्स कि आपके पास एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या है। जब कभी मेरे बेटे हम लोग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी कुछ वजूहात हैं कि जिसकी बेस के ऊपर हमें ये लगता है कि एवोल्यूशन हुई है। सो व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन? सबसे पहला जो एविडेंस है वो है बायो जियोग्राफी। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको कहा जाए कि पांडा कहाँ पे मौजूद होता है तो आपको फौरी तौर पे ज़हन में आएगा कि पांडा आपके पास चाइना के अंदर लोकेट करता है। अगर मैं कहूँ जी कि ये कैंगरूज कहाँ पे मौजूद होते हैं तो फौरी तौर पर आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास ब्लैक बफलोज ये इंडो पाक के अंदर मौजूद होती हैं। अगर मारखोर की बात करें तो ये फिर पहाड़ी इलाकों पे पाए जाते हैं। तो बायोजियोग्राफी के मुताबिक अगर बात की जाए तो भाई जहां पे जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है वहां पर उस तरह की जिंदगी होती है। हर तरह तो हर तरह की जिंदगी नहीं होती। सो ये चीज तो एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, ये क्रिएशनिज्म को तो सपोर्ट नहीं करती। यानी क्रिएशनिज्म के ऊपर अगर बात की जाए तो क्रिएशनिज्म तो ये है ना कि दुनिया में क्रिएशनिस्ट जहां मर्जी जिस तरह की मर्जी जिंदगी प्रोड्यूस कर दे, लेकिन वो कहता है कि जी जिंदगी को बेसिकली सिलेक्ट करती है वहां की इन्वायरमेंट, और वहां की इन्वायरमेंट के मुताबिक वहां पर अडेप्टेशंस मौजूद होती हैं। सो इस बेस पर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बायोजियोग्राफी इज बेसिकली सेलेक्टिव फॉर द एवोल्यूशन। वो सेलेक्ट करती है कि कहाँ पे किस किस्म की जिंदगी मौजूद हुआ करेगी। फिर उसके अलावा हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड ये बताता है कि आपके पास कहां पर किस तरह के फॉसिल्स मौजूद होते हैं, और फॉसिल्स आपको ये बताते हैं कि जिंदगी का आगाज प्रोकैरियोट से हुआ है, क्योंकि आपको बिल्कुल जिंदगी की बेस के ऊपर सिर्फ प्रोकैरियोटिक फॉसिल्स नजर आ रहे हैं, उनके डीएनए मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग वर्टिब्रेट एवोल्यूशन के अंदर आते हैं तो बिल्कुल बेस के ऊपर जो जिंदगी आपको मिलती हैं वहां पर आपके पास फिशेज मिलती हैं। फिशेज से ऊपर अगर आप सेडिमेंट में ऊपर देखोगे तो आपको उससे ऊपर एम्फीबियंस मिलते हैं, और एम्फीबियन से ऊपर अगर आप देखोगे तो एम्फीबियंस के ऊपर आपके पास मौजूद होते हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से ऊपर देखोगे तो आपको यहां पर मैमल्स और बर्ड्स एक ही जोन में नजर आते हैं। तो इट इज एन इंडिकेशन दैट कि जिंदगी की एवोल्यूशनरी लाइन इस बेस पे हुई है, क्योंकि वो कहता है ना कि जी हम लोगों ने जमीन की डिफरेंट लेयर्स को देखा है। तो जो लेयर जितनी पुरानी है उसका मतलब है, और उसमें उसके फॉसिल्स मिल रहे हैं उसका मतलब वो जिंदगी उतनी पुरानी है। यानी जिस लेयर में हम लोगों को फिशेस मिल रही है ना बेटे, वहां पे और कोई चीज नहीं है। हमें जिस लेयर में फिश और एम्फीबियन मिल रहे हैं वहां पे बर्ड्स नहीं है। जहां पर हमें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस मिल रही हैं वहां पे मैमल्स नहीं है। और जहां पर आपको बर्ड्स, मैमल, रिप्टाइल, एम्फीबियंस और फिशेस मिल रहे हैं, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ सा ये जाहिर हो रहा है कि भाई यहाँ पर ये मौजूद थे, ये कंटिन्यू रहे। एम्फीबियन यहाँ से कंटिन्यू हुए, रेप्टाइल यहाँ पे कंटिन्यू हुए, और बर्ड और मैमल आज बहुत रीसेंट ईरा के अंदर ये सीनोजोइक ईरा की पैदाइश है। ठीक है। मोर ओवर हम लोग ये कहते हैं कि बहुत सी एवोल्यूशन जो है वो कंपैरेटिव एनाटॉमी की बेस के ऊपर है। कंपैरेटिव अगर एनाटॉमी की बात करते हो तो मैं आपसे कहता हूं कि बेटे एक बड़ा सिंपल सा हम लोग टेबल बनाते हैं, और वो टेबल कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास या तो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, या एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं।
वो कहता है जब कभी आप होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स की बात करते हो, तो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स आपके पास बेसिकली कैसे डेवलप हुए? होमोलोगस ऑर्गन का मतलब ये है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक वक्त में एक ही तरह के थे, मगर हुआ ये कि कोई कैटास्ट्रोफिक चेंज आया, इनके माहौल अलग हो गए। जब इनके इन्वायरमेंट्स डिफरेंट हो गए, तो वहां पर हो सकता है एक पानी में हो, एक खुशकी पे हो, तो वहां पर इन्होंने उन्हीं अपेंडेजेस से, जो अपेंडेजेस तो वही थे, लेकिन उन अपेंडेजेस का इस्तेमाल डिफरेंट हो गया। हाँ, यानी हम लोग कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चर के एतबार से जो स्ट्रक्चर के एतबार से सेम है। ठीक है, लेकिन बेटे हम ये बात पढ़ रहे हैं कि चूंकि उनका हैबिटेट बदल गया था, इसलिए फंक्शन के एतबार से वो हो गए डिफरेंट। ठीक है, क्यों डिफरेंट हुए? क्योंकि मेरे बेटे उनका हैबिटेट डिफरेंट हो गया था, जबकि उनके एंसेस्टर सेम थे, सेम एंसेस्टर्स थे। ठीक है, हाँ, इस तरह की एवोल्यूशन को हम लोग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का नाम देते हैं। जब कभी आप बात करोगे एनालोगस ऑर्गन्स की, तो एनालोगस ऑर्गन्स कैसे डेवलप हुए? जैसे मक्खी का पार है और एक परिंदे का पार है। अब हुआ ये कि कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी उस एनवायरनमेंट में आ गया जहां पर उसने देखा कि सक्सेसफुल अडेप्टेशन यही है कि उड़ा जाए, तो उसने क्या किया कि स्ट्रक्चरली तो वो ऑर्गन एक दूसरे से डिफरेंट थे, लेकिन दोनों चूंकि उड़ने का काम कर रहे हैं, इस वजह से फंक्शनली हो गए सेम। क्यों? क्योंकि हैबिटेट सेम हो गया था, मगर उनके इंसेस्टर डिफरेंट थे। ठीक है, और इस तरह की एवोल्यूशन को हमने कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नाम दिया। यानी हम लोग ये बात समझ गए कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब यह है कि उसने अपने आप को कन्वर्ट किया उस हालात के मुताबिक, जाके वो वहां पर सरवाइव कर सके। सो वहां पर सरवाइव सरवाइव करना वो उसके लिए मजबूरी है कि वो, जैसे आपने कभी मटर छीले होंगे, मटर में से बेटे किस रंग की सुंडी निकल रही होती है? ग्रीन कलर की। मटर का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। सुंडी का कलर तो क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता। अब देख लें, दोनों पिगमेंट तो सेम फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। हैबिटेट सेम होगी, लेकिन इनके एंसेस्टर डिफरेंट, तो उसने आपको अपने आप को कन्वर्ट किया। इसी तरीके से कंपैरेटिव एनाटॉमी से आगे निकलोगे तो हम लोग बात पढ़ेंगे कि यहाँ पर कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स हैं जो कभी इंसेस्टर्स में काम करते थे, अब नहीं करते। हाँ, जैसे आपके पास जो थर्ड मोलर है, आपके पास ईयर के मसल्स हैं, आपके पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, दे आर नॉट वर्किंग। इसी तरीके से मेरे बेटे हम लोग कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को अगर आप देखो, तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर भी हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कोहेरेंस रखते हैं। एक कोऑर्डिनेट सारे के सारे एक पैटर्न पे आते हैं। जैसे सबके पास गिल पाउचेज होते हैं, हमारे गिल पाउचेज यूस्टिशियन ट्यूब बनाते हैं, बाकियों के जो गिल पाउचेज होते हैं, जैसे फिशेस के गिल पाउचेज, वो गिल्स में चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल लास्ट पे हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। अच्छा, इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। उसने कहा जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवोल्यूशन का एविडेंस ये कैसे है? क्योंकि आप ये देख लें कि तमाम की तमाम जिंदगी में एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन ही डीएनए बना रही है। सबके पास बेटे राइबोसोम्स मौजूद हैं, एक ही जैसी कंपोजिशन रखते हैं। या मैं आपसे कहता हूं कि बेटे जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, उनके पास साइटोक्रोम सी सेम केमिकल कंपोजिशन के साथ पाया जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट दे हैव को-इवॉल्व्ड, या वन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द अदर। सो इट इज एन इंडिकेशन दैट कि आपके पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, और ये आपको एविडेंस करता है कि ये वाकई ही एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक चीजों का बनना है। अच्छा, इसके ऊपर हम चूंकि बिलीवर्स हैं,
और हम चूंकि क्रिएशनिस्ट और रिलीजियस लोग होते हैं, इसके ऊपर किसी एक रिलीजियस का बहुत प्यारा कोट है, और उसका ये कहना है कि असल में ये सब चीजें सेम क्यों हैं, क्योंकि इन सब का डिजाइनर और क्रिएटर एक है। एक डिजाइनर, एक क्रिएटर हर चीज एक अंदाज में पैदा करता। अगर ये डिफरेंट डिजाइनर होते या ये खुद रैंडमली बन रही होती, तो फिर तो इनको मुख्तलिफ बनना चाहिए था। इन सब का सेम बनना एक क्रिएटर की तरफ लेके जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द एवोल्यूशन।